हेलो माय लवली पीपल, आपका द टोन ऑफ सोनिया पे हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी स्टोरीज इतनी पसंद कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो आज की स्टोरी है डायन का साया। यह कहानी एक ऐसी जगह की है जहाँ सूरज डूबने के बाद कोई भी नहीं जाता। अगर वो जाए तो वो जिंदा वापस नहीं आता है। वहाँ आसपास रहने वालों का कहना है कि उस जगह पर एक डायन है और गलती से भी अगर किसी पर उसका साया पड़ गया तो उसे कोई नहीं बचा सकता। वहाँ रहने वाले लोग उस जगह को डायन कोट के नाम से जानते हैं। डायन कोट में सूरज डूबने के बाद कोई जानवर भी गलती से नहीं जाता, क्योंकि वहाँ रह रही डायन को यह बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई उस डायन कोट में आए। अवनीत और रजत शाम 7 बजे घूम फिर कर अपने घर की ओर अपनी बाइक से वापस जा रहे थे। तभी रजत ने अवनीत से कहा, अबे भाई बाइक रोक जल्दी। रजत की बात सुनकर अवनीत ने तुरंत बाइक की ब्रेक मारी और कहा, अबे क्या हुआ भाई। फिर रजत ने कहा, अरे भाई तू इस रास्ते से बाइक लेकर क्यों जा रहा है? तुझे नहीं पता क्या कि सूरज डूब गया है? सूरज डूबने के बाद कोई इस रास्ते से नहीं जाता। फिर अवनीत ने कहा, पर क्यों भाई, ऐसा क्या है इस रास्ते में? फिर रजत ने कहा, अरे तुझे सच में नहीं पता क्या इस रास्ते में क्या है? फिर अवनीत ने कहा, भाई मुझे तो पता ही है, मैं 10 साल बाद कल ही तो गांव आया हूँ, तो मुझे कैसे पता होगा? अवनीत की बात सुनकर फिर रजत ने कहा, अरे यार तुम लोग भी शहर चले जाते हो, फिर गांव के बारे में सब भूल जाते हो। फिर रजत की बात बीच में ही काटते हुए अवनीत ने कहा, अरे भाई ज्ञान मत दे और सही से बता क्यों नहीं रहा, आखिर बात क्या है, क्यों हम इस रास्ते से नहीं जा सकते? फिर रजत ने कहा, भाई तू मुझे बोलने देगा तभी तो बताऊंगा कुछ। फिर अवनीत ने कहा, अच्छा चल अब बीच में कुछ नहीं बोलूंगा, तू बता अब। फिर रजत ने बताते हुए कहा, तो सुन भाई, जब हम सुबह इस रास्ते से जा रहे थे तो तूने देखा ही होगा कि इस रास्ते में पूरे में 5 किलोमीटर तक जंगल ही है बस। पर जब हम उस जंगल के एकदम बीच यानी यहाँ से 2 किलोमीटर आगे एक जगह है जो तूने भी आते समय जरूर देखी होगी। फिर रजत की बात बीच में ही काटते हुए अमित ने कहा, कौन सी जगह? फिर रजत ने कहा, भाई पूरी बात सुन तो ले पहले। वो जगह 2 किलोमीटर आगे है, उसे लोग डायन कोट के नाम से जानते हैं। वो डायन कोट लगभग 300 मीटर तक फैली हुई है और उस 300 मीटर तक एक भी पेड़ या एक भी घास तक नहीं है, क्योंकि उस डायन कोट में रह रही डायन को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी उस डायन कोट में सूरज डूबने के बाद वहां जाए। और तूने भी शायद यह देखा ही होगा कि उस पूरे डायन कोट में बस हड्डियां या कंकाल ही पड़े हुए हैं, क्योंकि इस जगह पर अगर कोई जानवर भी जाता है तो वो जिंदा नहीं बचता। रजत की सारी बात सुनने के बाद अवनीत बड़ी जोर जोर से हंसने लगता है। अवनीत को ऐसे हंसते देख फिर रजत बोलता है, भाई क्या हुआ, तू हंस क्यों रहा है? फिर अवनीत हंसते हुए ही बोलता है, भाई मुझे पता था कि गांव में कोई ना कोई ऐसी भूतों की बात जरूर करेगा। इतना बोलकर अवनीत फिर से जोर जोर से हंसने लगा। पर रजत समझ जाता है कि शहर के लोग भी जल्दी से किसी भूतों या डायन जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करते। इसलिए रजत फिर अवनीत से बोलता है, भाई तुझे विश्वास हो या ना हो, पर भाई हम अभी इस समय उस रास्ते से नहीं जाएंगे बस, और तू बाइक ये दूसरे वाले रास्ते की तरफ मोड़ दे। फिर रजत की बात सुनकर अवनीत बोलता है, भाई मैं 10 साल बाद जरूर आया हूँ, पर मुझे पता है कि यह रास्ता 5 किलोमीटर शॉर्टकट है, इसलिए हम इसी रास्ते से जाएंगे। फिर रजत कहता है, यार तुझे घूमना ही तो था आज, और इसी बहाने चल थोड़ा और घूम लियो, इसलिए भाई उस दूसरे वाले रास्ते से चल भाई। इस पर अवनीत रजत की बात मान जाता है और बाइक दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ देता है। फिर उसके बाद दोनों उस दूसरे वाले रास्ते से जा ही रहे थे, तभी अवनीत रजत से कहता है, भाई चल मान लिया वो डायन कोट में सच में डायन है, पर कभी ऐसा हुआ है कि कोई रात को वहां गया हो और वापस भी सही सलामत आ गया हो? अवनीत की बात सुनकर फिर रजत ने कहा, हाँ भाई वापस तो आया है पर सही सलामत नहीं आया। फिर अवनीत ने कहा, कौन आया है और उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो तू बोल रहा है कि सही सलामत नहीं आया? फिर रजत ने कहा, तो ब्रिजेश को तो जानता ही होगा। फिर अवनीत ने कहा, कौन ब्रिजेश? अवनीत की बात सुनकर फिर रजत बोलता है,
अरे वही ब्रिजेश जिसे बचपन में सब नागिन बोलते थे, अब याद आया कुछ? फिर अवनीत ने अपना सर खुजलाते हुए कहा, हाँ हाँ, वही ना जिसकी हमेशा नाक बहती रहती थी और सब बोलते थे कि नागिन का जहर निकल रहा है, इसलिए सबने बाद में उसका नाम ही नागिन रख दिया था। फिर रजत बोलता है, हाँ वही नागिन। फिर से रजत की बात बीच में काटते हुए अवनीत ने कहा, वही नागिन वहाँ से वापस आया था, पर वो अभी भी सही है या नहीं? फिर रजत ने कहा, ना यार, वो अब बिल्कुल भी सही नहीं है। उसकी अब ऐसी हालत हो गई है कि कोई उसे नहीं पहचान सकता। बहुत बुरी हालत में है वो। अब और कोई क्या करे? सबने उसे उस रास्ते से रात में जाने से मना करा था, पर उसने एक शर्त के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। उसकी शादी भी होने वाली थी, पर उसकी ऐसी हालत होने की वजह से उसकी शादी भी टूट गई। पर अब हम क्या कर सकते हैं? फिर रजत की बात खत्म होते ही अवनीत बोलता है, पर उसे हुआ क्या है? तू बार बार बस यही बोल रहा है कि उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, पर उसके साथ हुआ क्या है यह भी तो बता। फिर रजत बोलता है, तो सुन भाई, यह बात आज से लगभग 1 साल पहले की ही होगी। उस दिन शाम के समय जब हम 4-5 लड़के गांव के चौराहे पर बैठे मस्ती कर रहे थे और नागिन भी उस समय हमारे साथ में ही था, पर बातों ही बातों में उस डायन कोट की बात चल गई। पर उस बातों को नागिन का कहना था कि डायन कोट में कोई डायन वायन नहीं रहती। इसी बात में काफ़ी देर तक जब बहस चलती रही, तभी हमारे ही गांव के राहुल ने नागिन से कहा, नागिन, तू नहीं मानता ना कि उस डायन कोट में कोई डायन है? फिर नागिन ने कहा, ना, मैं नहीं मानता और ना ही मुझे कोई ऐसी बात पर विश्वास है। फिर राहुल ने कहा, चल आज देखते हैं तेरे अंदर कितनी हिम्मत है। अगर तू आज रात 8 बजे उस रास्ते को अकेले पार कर लेगा, तब हम मानेंगे कि तू सच में हिम्मत वाला है। हम सब वहाँ बैठे बैठे दोनों की बातें सुने जा रहे थे और हमें बस यही लग रहा था कि दोनों बस मजाक कर रहे हैं और कुछ नहीं। पर फिर नागिन ने कहा, ठीक है, मैं आज जाऊंगा, पर मुझे क्या मिलेगा? फिर राहुल ने कहा, चल ठीक है, फिर लगी 2000 शर्त। अगर तू उस रास्ते को पूरा पार कर गया तो मैं तुझे 2000 रुपये दे दूंगा, मगर तू उस रास्ते में अगर वापस आया तो मैं तुझे 2000 रुपये ले लूंगा। फिर नागिन ने कहा, हाँ चल ठीक है, लग गई शर्त। नागिन तुरंत उसकी बात मान जाता है, पर हम सब उसे बार बार जाने से मना कर रहे थे कि भाई मत जा, क्योंकि हम पहले भी कई लोगों को वहां जाकर मरते हुए देखा था, इसलिए हम उसे मना कर जा रहे थे, पर वो हमारी बात नहीं मान रहा था। फिर उसके बाद जैसे ही रात के 8 बजे वैसे ही हम सब उस रास्ते के पास पहुंच गए। फिर उसके बाद हम में से 2 लड़के तुरंत बाइक से रास्ते के आखिर में खड़े हो गए, जहां से मैंने अभी तुझे जाने को मना करा था। 2 लड़के तो वहां चले गए, पर 3 लड़के अभी भी नागिन के ही साथ खड़े थे। तभी राहुल ने नागिन से कहा, भाई ले बाइक, पर तुझे कुछ होगा तो उसमें मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। फिर राहुल की बात खत्म होते ही मैंने कहा, भाई नागिन, एक बार और सोच ले, 2000 रुपये से कुछ नहीं होता, फालतू में तू खतरा मोल ले रहा है। फिर नागिन ने कहा, भाई तुम चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद नागिन ने राहुल से उसकी बाइक की चाबी ली और तुरंत बाइक स्टार्ट करके निकल गया। पर हम जो 3 लड़के जो वहीं पर रुके थे, हम वहीं खड़े खड़े उसका इंतजार कर रहे थे कि कहीं वो वापस ना आ जाए। पर लगभग 30 आधे घंटे तक जब वो वापस नहीं आया तो हमने दूसरी ओर खड़े लड़कों को फ़ोन लगाया, पर उनका कहना था कि वो अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा है। हमने जैसे ही यह सुना तो हम काफ़ी घबरा गए, क्योंकि वो रास्ता मुश्किल से 20 मिनट का ही होगा और हमें उस समय कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। पर तभी हमने सोचा कि अब हमें उन सब के पास जाना चाहिए, फिर सोचेंगे कि क्या करें। फिर उसके बाद हम तीनों दूसरे रास्ते से होकर अपने बाकी 2 दोस्तों के पास गए। तब तक लगभग 1 घंटा हो गया था, पर तभी भी नागिन वहाँ नहीं पहुँचा था। वहाँ पहुँचकर हमने तुरंत नागिन को फ़ोन लगाकर उसका फ़ोन नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बता रहा था, और वैसे भी उसके फ़ोन में नेटवर्क होता भी कैसे, क्योंकि वो जिस रास्ते से आ रहा था वो पूरा रास्ता जंगल वाला था। फिर उसके बाद जब रात के 9:30 बज गए, तब मैंने सबसे कहा, भाइयों, मुझे लगता है कि हम सबको एक साथ वहाँ जाकर नागिन को ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो हमारी ही वजह से मुसीबत में फंसा है।
फिर राहुल ने कहा, अबे तू पागल हो गया है क्या? हमारी वजह से कैसे? वो खुद ही हीरो बन रहा था तो कोई क्या करे। फिर राहुल की बात सुनकर मैंने गुस्से में कहा, तू तो चुप ही हो जा। तुझे जब पता था कि उस रास्ते में डैन रहती है तो क्या ज़रूरत थी तुझे शर्त लगाने की? और बोल रहा है कि क्या गलती है? वो हमारा दोस्त है, हमें उसे ढूंढना जाना ही चाहिए। फिर मेरी बात खत्म होते ही हमारे ही साथ के लोकेश ने कहा, रजत सही तो बोल रहा है राहुल, हमारी क्या गलती है? हम सब क्यों मरने जाए वहाँ? तो खुद ही तो वो हीरो बन रहा था। हमने तो पहले ही मना करा था उसे, पर वो माना ही नहीं। फिर मैंने कहा, भाई तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? वो हमारा दोस्त है, हम उससे ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हैं। भाइयों चलो उसे ढूंढ कर आते हैं। फिर मेरी बात सुनकर एक दो लड़के जाने को तैयार हो गए, पर राहुल और लोकेश अभी भी जाने को तैयार नहीं हो रहे थे। पर फिर मैंने उन दोनों से कहा, अभी अगर उसकी जगह अभी तुम दोनों में से कोई होता तो नागिन भी कभी ऐसा नहीं करता। वो एक सच्चा दोस्त है, पर पता नहीं वो कैसे होगा। क्या पता हम भी वहां जाएं तो हम उसे बचा ले। मेरे इस बार इतना कहने के बाद राहुल और लोकेश भी हमारे साथ नागिन यानी ब्रिजेश को ढूंढने जाने को तैयार हो गए। फिर उसके बाद हम पांचों अपनी अपनी बाइक पर बैठे और नागिन को ढूंढने जाने को जैसे ही हमने मुड़ा वैसे ही हमने देखा कि आगे उसी डैन कोट वाले रास्ते से कोई बाइक से हमारी ओर चला आ रहा है। उस बाइक को अपनी ओर आते देख फिर हम सब वहीं रुककर उसका इंतजार करने लगे। फिर उसके बाद जब वो बाइक हमारे पास आकर रुकी तो हमने देखा वो कोई और नहीं बल्कि हमारा दोस्त नागिन ही था। उसके बाद वहां आते ही हम सब उससे बार बार यही पूछ रहे थे कि उसे वहां से आने में इतनी देर क्यों लगी, कहीं तेरे साथ कुछ हुआ तो नहीं? पर वो हमारी बात का कुछ जवाब नहीं दे रहा था। हमें यह देखकर बड़ा ही अजीब लग रहा था, क्योंकि वह उस समय काफी बदला बदला सा लग रहा था। मतलब वैसे वो हमेशा कुछ न कुछ बोलता ही रहता था, पर वहां से आने के बाद वो कुछ नहीं बोल रहा था। पर हमारे बार बार पूछने पर उसने बस इतना ही कहा कि वो दिव्या। इतना बोलकर वो चुप हो गया। फिर उसके बाद मैंने उससे पूछा, भाई कौन दिव्या? और तुझे वहां से आने में इतनी देर कैसे हो गई? मेरे इतना कहने के बाद नागिन ने इस बार तुरंत कहा, वो लड़की जो मुझे अभी डायन कोट के पास मिली थी, यही तो दिव्या है। नागिन के इतना बोलते ही हम सब के होश उड़ गए, क्योंकि वो डायन कोट बिल्कुल जंगल के बीच में है, तो कोई लड़की इतनी रात को कैसे आ सकती है? इसलिए फिर मैंने बड़ी ही हैरानी के साथ कहा, डायन कोट में कोई तुझे कैसे मिल सकता है? क्योंकि सूरज डूबने के बाद तो कोई उस रास्ते से नहीं जाता। तूने उस लड़की से पूछा नहीं कि वो कहाँ रहती है? फिर मेरी बात का जवाब देते हुए नागिन ने कहा, मैंने पूछा था। फिर उसकी बात बीच में ही काटते हुए लोकेश ने कहा, तो उसने क्या कहा? फिर नागिन ने कहा, उसने कहा उसका घर उसी डायन कोट के पीछे है, वो वहीं रहती है। और हाँ, उसने ये भी कहा कि वो उस डायन कोट में रात में घूमती रहती है, पर उसने तो कभी वहाँ कोई डायन नहीं देखी। तो चलो अब मैं शर्त जीत गया। फिर उसके बाद नागिन अपनी बात खत्म कर चुका था, पर हम सब तभी भी कुछ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि दिन के समय में हम सब उस डायन कोट वाले रास्ते से कई बार गए थे, पर हमने तो कभी भी उस डायन कोट के पीछे कोई घर नहीं देखा था। पर मुझे ऊपर से एक बात और चुभ रही थी कि नागिन यह बात भी कह रहा था कि वो लड़की रात में उस डायन कोट में घूमती रहती है। पर क्यों? वही सब मैं सोच रहा था। तभी हम सबको ऐसे चुप देख फिर नागिन ने कहा, अरे क्या हो गया? तुम सब को ऐसे चुप क्यों हो गए हो? फिर मैंने कहा, पर भाई अभी तूने कहा कि वो लड़की रात में उस डायन कोट में घूमती रहती है, पर तूने उससे यह नहीं पूछा कि तुम रात में उस डायन कोट में क्यों घूमती हो? फिर मेरी बात का जवाब देते हुए नागिन ने कहा, अबे भाई तुझे मैंने अभी तो बताया कि उसका घर ही है, वहाँ तो वो घूम लेती होगी घर से निकल के। इतना बोलकर फिर उसने राहुल की तरफ देखा और कहा, हाँ भाई हो गया तेरा, चल अब मेरे पैसे निकाल। फिर उसके बाद राहुल ने अपनी जेब से 2000 रुपये निकाले और नागिन को देते हुए कहा, भाई तुझे सच में कोई डायन नहीं मिली? फिर उसकी बात खत्म होते ही मैंने अपने मन में ही कहा, मिली ना, मुझे तो लगता है कि वो दिव्या ही डायन है। मैं यही अब सोच रहा था।
तभी फिर नागिन ने राहुल से कहा, अबे तुझे कितनी बार बताऊं कि मुझे कोई डायन नहीं मिली। इतना बोलकर नागिन ने तुरंत राहुल के हाथ से 2000 का नोट ले लिया और फिर अपने घर की ओर जाने लगा। फिर उसके जाने के बाद मैंने अपने साथ वाले लड़के को कहा, भाइयों मुझे तो लगता है कि जो इसे दिव्या नाम की लड़की मिली है वही डायन है। फिर मेरी बात बीच में ही काटते हुए लोकेश ने कहा, पर भाई अगर दिव्या ही डायन थी तो उसने नागिन को क्यों कुछ करा नहीं। भाई मुझे तो लग रहा है कि हम फालतू में ही ज़्यादा सोच रहे हैं और मुझे भी लगता है कि डायन कोर्ट में कोई डायन नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अब घर चलते हैं, यहाँ फालतू में समय बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा। लोकेश के इतना बोलने के बाद हम सब उस दिन फिर अपने घर चले गए और मैं भी अपने घर जाकर सो गया। पर अगले दिन जब मुझे नागिन की खबर मिली तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मुझे एक लड़के ने आकर बताया कि नागिन कल पूरी रात तक तो ठीक था, पर जैसे ही सुबह उसके घर वालों ने उसे उठकर देखा तो उनके भी होश उड़ गए थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि नागिन पागलों वाली हरकतें करे जा रहा था। उसने अपने पूरे शरीर में काट काट कर दिव्या का नाम लिख रखा था। उसके शरीर में एक भी ऐसी जगह नहीं बची थी जहां उसने दिव्या का नाम ना लिखा हो, पर पूरे शरीर नाम लिखने के बाद भी वो अभी तक अपने आप को काट काट कर नाम लिखे जा रहा था और यही बोल रहा था, दिव्या सिर्फ मेरी है, मैं दिव्या के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। दिव्या वही लड़की थी जो उसे एक दिन पहले डायन कोर्ट में मिली थी। उसके शरीर में एक भी ऐसी जगह नहीं बची थी जहां उसने दिव्या का नाम ना लिखा हो। पूरे शरीर में दिव्या का नाम लिखने के बाद भी वो अभी भी अपने शरीर काट काट कर नाम लिखे जा रहा था और यही बोले जा रहा था कि दिव्या सिर्फ मेरी है, मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। यह सारी बात मैंने जैसे ही उस लड़के से सुनी तो मैं तुरंत भागता हुआ नागिन के घर की ओर जाने लगा और मैं जैसे ही वहां पहुंचा तो मैंने देखा नागिन के घर वालों ने मिलकर नागिन को पकड़ा हुआ था। गांव के डॉक्टर उसके पूरे शरीर में दवाई लगा रहे थे, पर डॉक्टर को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या है। फिर उसके डॉक्टर जैसे ही वहां से गए तो मैं तुरंत नागिन के पास गया और उसके पिताजी से बोला, अंकल क्या हुआ ब्रजेश को। फिर उसके पिताजी ने कहा, पता नहीं बेटे, रात में तो बिल्कुल ठीक था, पर पता नहीं सुबह होते ही इसे क्या हो गया है और पता नहीं ये किस दिव्या का नाम लिए जा रहा है और उसी का नाम पूरे लिखे जा रहा है। वैसे बेटा क्या तुम्हें पता है कि दिव्या कौन है। उसके पिताजी की बात सुनकर मैं उस समय बहुत घबरा गया, पर मैंने थोड़ा हकलाते हुए कहा, ना ना नहीं अंकल, मुझे नहीं पता। पर अंकल तुरंत समझ गए कि मुझे कुछ न कुछ पता है, इसलिए फिर अंकल ने कहा, बेटा देखो, यह मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है, इसलिए बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो मुझे बता दो, क्या पता इससे मेरी कोई मदद मिल जाए। अंकल की बात सुनकर मुझे भी लगा कि शायद क्या पता सच में कोई मदद हो जाए, इसलिए फिर उसके बाद मैंने अंकल को सारी बात बता दी। जो ब्रिजेश शर्त के चक्कर में रात में उस डायन कोर्ट की तरफ गया था। मेरी सारी बात सुनने के बाद अंकल भी तुरंत समझ गए कि यह सब ब्रिजेश क्यों कर रहा है। फिर उसके बाद ब्रिजेश के घर वाले उसे तुरंत पास के ही गांव में ले गए, जहां एक तांत्रिक बाबा के पास ले गए और मैं उस समय उनके साथ ही था। और हम वहां जैसे ही पहुंचे तो तांत्रिक बाबा ने उसे देखकर जो बताया उससे तो हमारे होश ही उड़ गए, क्योंकि उन्होंने कहा, इस लड़के को अब ठीक नहीं करा जा सकता, क्योंकि इस पर उस डायन का साया है, उसी डायन का जो उस डायन कोर्ट में है, और वो डायन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। बाबा की बात खत्म होते ही फिर ब्रिजेश के पिताजी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर बाबा से कहा, बाबा जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, आपके लिए तो यह आम बात है, आप तो ऐसे बहुत से लोगों को पहले ही ठीक कर चुके हैं, बाबा जी आप मेरे बेटे को भी ठीक कर दीजिए। फिर बाबा ने कहा, अरे बेटा, किसी भूत या फिर कोई आम डायन का साया होता तो मैं इसे ज़रूर ठीक कर देता, पर बेटा इस डायन कोर्ट की डायन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, उसके साये से इसे बचा पाना मेरी बस में नहीं। बाबा की सारी बात सुनने के बाद जब ब्रिजेश के घर वाले सब वहाँ से चले गए, पर मैं बाबा के पास ही रुका रहा और सबके वहाँ से जाते ही मैं बाबा के पास गया और बोला, बाबा जी क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ। फिर बाबा ने कहा, हाँ बिल्कुल बेटा पूछो, क्या पूछना है आपको। फिर मैंने कहा, बाबा जी मुझे एक बात अब तक समझ में नहीं आई कि उस डायन को
कोर्ट में जो भी जाता है उसकी मौत हो जाती है। पर ब्रजेश वहाँ से रात में तो बिल्कुल ठीक तक आया और सुबह होते ही उसके साथ यह सब हो गया। मतलब बाबा जी, मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि उस डायन ने ब्रजेश को क्यों नहीं मारा, क्योंकि उसने उससे पहले तो कभी किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। फिर मेरी बात खत्म होते ही बाबा ने कहा, क्योंकि बेटा वो डायन इस लड़के के जरिए किसी को अपने पास बुलाना चाहती है। फिर बाबा की बात बीच में ही काटते हुए मैंने कहा, बाबा वो किसको बुलाना चाहती है? फिर बाबा ने कहा, जिसकी वजह से वो डायन कोट बना है। फिर मैंने कहा, पर बाबा वो डायन कोट तो बहुत पुराना है, लगभग 500 या 600 साल पुराना तो होगा ही। क्या जिसकी वजह से वो डायन कोट बना है वो अभी भी जिंदा होगा? फिर बाबा ने कहा, ना, पर जिसकी वजह से वो डायन कोट बना है उसका आखिरी वंशज अभी भी जिंदा है और उसको मारने के बाद ही उस डायन का बदला पूरा होगा और तभी उस डायन कोट से उस डायन को मुक्ति मिलेगी। बाबा की बातें सुनने के बाद फिर मैंने कहा, पर बाबा ब्रजेश की मदद से वो कैसे उस आखिरी वंशज तक पहुंच सकती है, क्योंकि उसने तो ब्रजेश को पहले ही पागल कर दिया है, तो ब्रजेश कैसे उसकी मदद कर सकता है? फिर मेरी सारी बात सुनने के बाद बाबा ने कहा, वो तो वही जानती है कि वो ब्रजेश की मदद कैसे लेगी। फिर मैंने कहा, बाबा उस जगह में ऐसा क्या हुआ था कि वो जगह डायन कोट बन गई, और उस आखिर वंशज के पूर्वजों ने ऐसा क्या करा था कि उस डायन के साथ जो वो अभी तक आखिरी वंशज को ढूंढ रही है। मेरी सारी बात सुनने के बाद फिर बाबा ने कहा, तो सुनो बेटा, यह लगभग आज से 500 साल पहले की बात होगी। रजत अवनीत को डायन कोट की सारी बातें बता ही रहा था, तभी वो दोनों बाइक से अवनीत के घर तक पहुंच जाते हैं और तभी अवनीत रजत की बात बीच में ही काटते हुए बोलता है, चल भाई अब बस कर अपनी इस डायन कोट की बात, चल अब घर आ गया। फिर रजत ने कहा, अबे भाई पहले पूरी बात तो सुन ले। फिर रजत की बात बीच में ही काटते हुए अवनीत ने कहा, अरे यार बस कर, मुझे अभी खाना भी बनाना है। फिर रजत ने कहा, चल यार आज मेरे घर खाना खा ले। फिर अवनीत ने कहा, ना यार अब तक दूसरों के घर में खाऊंगा, इसलिए ही तो मैं शहर से अपने अंकल आंटी के घर से यहाँ आया हूँ। उन्होंने भी मुझे 10 सालों से पाला, पर कब तक मैं उन पर बोझ बना रहता। पिताजी के खत्म होने के बाद से ही उन्होंने ही पाला है, पर अब समय आ गया है कि मैं खुद कुछ करूं। वैसे भी गांव में अपना घर खेत सब है। अवनीत 10 साल से अपने अंकल आंटी के घर में इसलिए रहता था क्योंकि 10 साल पहले उसके पिताजी की मौत हो गई थी और उसकी मम्मी की मौत लगभग 12 साल पहले ही हो गई थी, और उन दोनों की मौत के बाद ही अवनीत घर में अकेला रह गया था। फिर उसके बाद से ही उसके अंकल उसे अपने साथ शहर लेकर चले गए थे। अवनीत जैसे ही अपने घर जा रहा था तभी रजत ने अवनीत के पीछे से ही कहा, रुक भाई, आज मैं भी तेरे ही घर पर रुकता हूँ, थोड़ी बातें करेंगे दोनों रात भर। फिर अवनीत ने कहा, हाँ ठीक है, पर तू अपने घर में क्या बोलेगा? फिर रजत ने कहा, यही कि मैं आज तेरे घर में ही रुकूंगा, चल अब जल्दी से पहले तेरा खाना बनवा लेता हूँ। फिर अवनीत ने कहा, अबे तू बनवाएगा, तुझे आता भी है खाना बनाना? फिर रजत ने कहा, अबे भाई तुझे पता क्या है अभी मेरे बारे में, जब किसी की गांव शादी होती थी ना तो सब मुझे ही बुलाते थे जल्दी से खाना बनाने के लिए। फिर अवनीत ने कहा, अच्छा चल अब घर के अंदर भी आएगा या बाहर ही खाना बना देगा? इतना बोलकर अवनीत अपने घर का ताला खोलकर अपने घर के अंदर चले जाता है और रजत भी इसके पीछे पीछे उसके घर के अंदर चले जाता है और बोलता है, अरे वाह भाई, तूने तो पूरा घर साफ कर दिया है। फिर अवनीत बोलता है, हाँ भाई, कल का पूरा दिन लग गया था मेरा घर साफ करने में। फिर रजत ने कहा, अबे भाई मुझे बुला लेता तो मैं तेरे साथ साफ सफाई करा देता। फिर अवनीत ने कहा, पर यार कैसे बुलाता तुझे, मेरे पास तेरा नंबर ही नहीं था। चल अब यह बातें बाद में करेंगे, पहले खाना बना लेते हैं। अवनीत के इतना बोलने के बाद दोनों अवनीत के किचन में जाकर खाना बनाने लगते हैं। दोनों खाना बना ही रहे थे तभी अवनीत ने कहा, अच्छा भाई, वैसे तू तो वो डायन कोट वाली कहानी बता रहा था ना, तो तू यह बताने वाला था कि वो डायन कोट कैसे बना और उस डायन के साथ ऐसा क्या हुआ था जो वो हमेशा के लिए वहीं फंस गई। फिर रजत ने कहा, अरे भाई, अरे अभी तो तुझे उस डायन कोट की कोई बात नहीं करनी थी, पर अब खुद ही वहाँ के बारे में पूछ रहा है। फिर अवनीत ने कहा, अरे बताना, अब तो मैं पूछ रहा हूँ। फिर रजत ने कहा, तो भाई सुन, जब मैंने बाबा से पूछा कि बाबा वो डायन कोट कैसे बना और वो डायन वहाँ कैसे फंस गई, तो बाबा ने मुझे बताते हुए कहा, तो सुनो बेटा, यह बात आज से लगभग 500 साल पहले की होगी। तुम्हारे उसी गांव में एक दिव्या नाम की लड़की रहा करती थी और उसकी उम्र उस समय लगभग 21 या 22 साल की रही होगी।
पर उसकी जो माँ थी वो गांव में जादू टोना करा करती थी। वैसे उस समय तो गांव में काफ़ी लोग थे जो जादू टोना करते थे, पर सब चुपचाप करा करते थे। वैसे ही उसकी माँ भी चुपचाप छोटे छोटे जादू टोना करती थी। फिर बाबा की बात बीच में ही काटते हुए मैंने कहा, पर बाबा वो सब जादू टोना चुपकर क्यों करते थे? मेरा मतलब है कोई कुछ भी करे, इससे किसी को क्या। फिर बाबा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, वो बेटा इसलिए क्योंकि वो सब काला जादू करा करते थे और भूतों और डायनों की पूजा करते थे। फिर बाबा को बीच में ही टोकते हुए मैंने कहा, पर बाबा भूतों और डायनों की पूजा करके किसी को क्या मिलेगा? मेरा मतलब है कि हम सब भगवान की पूजा करते हैं तो वो सब हमें सुख समृद्धि देते हैं, मगर भूत डायन जैसी चीज किसी को क्या दे सकती थी? फिर बाबा ने कहा, यह जितने भी काले जादू करने वाले लोग होते हैं ना, वो सब भूत पिचास या डायन की ही पूजा करते हैं, क्योंकि काला जादू लोगों का बुरा करने के लिए ही होता है और भगवान की पूजा से तो सब अच्छा ही होता है, किसी का बुरा नहीं होता। इसलिए वो सब भूतों या इन सब की पूजा करते हैं। वैसे ही एक दिन दिव्या की माँ, जहाँ अभी भी डायन कोट है, वहीं डायन की पूजा कर रही थी, पर तभी यह सब बात गाँव वालों को पता चल गई। फिर उसके बाद गांव के सभी लोग तुरंत वहां पहुंचे और तुरंत दिव्या की माँ को पकड़ लिया, जिसके बाद उन सब ने दिव्या के पूरे परिवार को उसी जगह पकड़कर लाए। फिर उसके बाद जो उस समय गांव के मुखिया थे, यानी उसी आखिरी वंशज के पूर्वज ने उसके पूरे परिवार को वहीं मारकर दफना दिया। पर दिव्या जो थी वो एक डायन की बेटी थी, मतलब वो डायन के वरदान से पैदा हुई थी, इसलिए वो मरने के बाद एक डायन बन गई। फिर बाबा को बीच में ही टोकते हुए मैंने कहा, पर बाबा वो एक ही जगह में कैसे फंस गई? फिर बाबा ने कहा, दिव्या मरने के बाद जैसे ही डायन बनी, उसने वैसे ही पूरे गांव में मौत का एक खेत सा चला दिया। उसकी मौत के कुछ दिन बाद ही रोज गांव में किसी न किसी की जान जरूर लेती थी और उसी बीच में उसने मुखिया के पूरे परिवार को भी मार दिया। बाबा के इतना बोलते ही मैंने बाबा को बीच में ही रोका और कहा, पर बाबा आपने तो कहा था कि अभी भी उस मुखिया का आखिरी वंशज बचा हुआ है, पर अब कह रहे हैं कि उसने पहले ही मुखिया के पूरे परिवार को मार दिया था, तो वो आखिरी वंशज कौन है जिसको अभी भी वो डायन ढूंढ रही है? फिर बाबा ने कहा, अरे बेटा पहले पूरी बात तो सुन लो। उसने मुखिया के पूरे परिवार को तो मार दिया था, पर उस समय उसका एक बेटा अपने ससुराल गया हुआ था, जिससे मुखिया का बेटा और उसकी बहू बच गए थे। और जब मुखिया के बेटे को उसके गांव की पूरी खबर मिली, तब मुखिया का बेटा अपने गांव जा ही रहा था, तभी उसे रास्ते में बृजनाथ बाबा मिले। बृजनाथ बाबा का नाम शायद तुमने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो मैं बता दूं, बृजनाथ बाबा इतने शक्तिशाली थे कि वो सभी देवी देवता से बातें करते थे। बृजनाथ बाबा जैसे ही मुखिया के बेटे से मिले तो उन्होंने सारी बातें अपने आप पता चल गई, क्योंकि वो अंतर्यामी थे और उन्होंने भी यह पता लगा लिया था कि मुखिया का बेटा वहां गया तो उसका भी वो डायन मार देगी। इसलिए बृजनाथ बाबा भी उसके साथ ही चले आए, क्योंकि बस मुखिया के बेटे की ही जान खतरे में नहीं थी, बल्कि पूरे गांव की जान खतरे में थी। और सबकी जान बचाने के लिए बृजनाथ बाबा तुरंत उसके साथ उस गांव में गए, तो उसने भी वो डायन जल्दी ही काबू में नहीं हो रही थी, क्योंकि दिव्या एक डायन की बेटी थी और मरने के बाद वो और भी ज़्यादा शक्तिशाली डायन बन चुकी थी और ऊपर से उसे बदला भी लेना था। इसलिए उसे काबू करना बृजनाथ बाबा के लिए भी कठिन हो रहा था, पर किसी तरह से बाबा ने उसे काबू तो कर लिया। पर जहाँ दिव्या को दफनाया गया था उसी के आसपास जगहों पर बाबा काबू नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से वो जगह डायन कोट बन गई और वो डायन भी वहीं फंस कर रह गई। पर जब उस मुखिया के बेटे का बेटा हुआ, तब उस डायन ने किसी का इस्तेमाल करके उसे डायन कोट में बुला लिए। उसके बाद उस डायन ने उसे भी मार दिया। ऐसे करते करते वो मुखिया की हर पीढ़ी में से किसी न किसी को जरूर मार देती है, और जब मुखिया को वो आखिरी वंशज ही बचा है, इस पर जो वो आखिरी वंशज है वो महादेव के वरदान से पैदा हुआ था और उसकी पीठ पर एक त्रिशूल का निशान है। इस बार मुखिया का वो आखिरी वंशज उस डायन कोट में जाएगा, तो पर इस बार तो या तो वो डायन मरेगी या फिर वो आखिरी वंशज। महादेव ने इस बार उसे इसीलिए ही धरती पर भेजा है कि वो इस डायन को मार सके, क्योंकि वो डायन अब तक बहुत सारे लोगों की जान ले चुकी है। और ऐसा भी धरती पे होता है जब भगवान खुद आते हैं या फिर अपने किसी दूत को धरती की रक्षा करने के लिए भेजते हैं, और इस बार इस काम के लिए भगवान ने मुखिया के उस आखिरी वंशज को चुना है। बाबा की सारी बातें सुनने के बाद फिर मैंने कहा, पर बाबा आपको यह सारी बातें कैसे पता चली? फिर बाबा ने कहा, क्योंकि बेटा मैं उन्हीं बृजनाथ बाबा का शिष्य हूँ
और उन्हीं ने मुझे यह सब बातें बताई हैं। बाबा की बात सुनकर फिर मैंने बड़ी ही हैरानी के साथ कहा, बाबा, पर आपने तो कहा था कि बृजनाथ बाबा 500 साल पहले थे, तो आप उनके शिष्य कैसे हो सकते हैं? फिर बाबा ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, क्योंकि बृजनाथ बाबा ने 600 वर्ष की उम्र में अपने शरीर का त्याग करा था, और उन्होंने जब उस डायन को काबू करा था तब उनकी उम्र 100 वर्ष से भी ज़्यादा थी। और हाँ, मैं उन्हीं का आखिरी शिष्य हूँ। बाबा की बातें सुनने के बाद मैंने फिर हैरानी के साथ कहा, बाबा, पर कोई 600 साल तक कैसे जिंदा रह सकता है? मैंने तो आज तक कभी ऐसा कभी न सुना न देखा। फिर बाबा ने कहा, बेटा, क्योंकि वो एक महान तपस्वी थे, और हमारे हिंदू धर्म में ऐसे बहुत सारे तपस्वी हुए हैं जो हजारों साल तक जीवित रहते हैं, और बृजनाथ बाबा भी उन्हीं में से एक है। रजत ने अवनीत को बाबा की सारी बात बता दी जो उसे बाबा ने बताई थी। फिर उसके बाद अवनीत की सारी बात सुनी और बड़ी हैरानी के साथ कहा, भाई, तू मुझे ले चलेगा उन बाबा के पास? फिर रजत ने कहा, पर क्यों, तू क्या करेगा वहां जाकर? वैसे भी तुझे इन सब बातों को में विश्वास कहाँ है? रजत के इतना बोलने के बाद अवनीत अपनी जगह से उठता है और रजत की ओर अपना पीठ करके अपनी शर्ट खोलने लगता है। फिर उसके बाद अवनीत जैसे ही अपनी शर्ट पूरी निकालता है, जैसे ही रजत उसकी पीठ की तरफ देखता है तो उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। फिर उसके बाद रजत अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बड़ी ही हैरानी के साथ बोलता है, भाई, इसका मतलब तू ही है वो मुखिया का आखिरी वंशज, यानी वो डायन तुझे ही ढूंढ रही है। फिर अवनीत बोलता है, भाई, मुझे भी अभी ही तेरी बात सुनकर पता चला, क्योंकि मेरे पीठ पर यह त्रिशूल का निशान पैदाइशी है, यानी मेरी ही वजह से नागिन पागल हो गया है। फिर रजत ने कहा, अबे भाई, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तुझे तो अभी ही पता चला है, तू इस बारे में ज्यादा मत सोच। और हाँ, चल, कल सुबह होते ही हम दोनों उन बाबा के पास चलेंगे, फिर वही बताएंगे कि आगे अब क्या करना है। रजत की बात खत्म होते ही फिर अवनीत ने कहा, पर भाई, मेरे पूर्वज की एक गलती की वजह से पूरे गांव के लोग परेशान हैं। गांव के पता नहीं कितने परिवार ने अपने लोगों को खोया है। काश मेरे पूर्वज बस दिव्या की माँ को कोई छोटी मोटी सजा दे देते, उसके पूरे परिवार को मारने की क्या जरूरत थी। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी बहुत लंबी हो गई है, इसीलिए मैं इसकी सेकंड पार्ट दूसरे वीडियो में लेकर आऊँगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही ढेर सारी मज़ेदार स्टोरी सुनने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली सपोर्ट। थैंक यू सो मच, दिल से सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।